मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों की सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे एक ऐसे टाइम में जबकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की बहुत बात होती है। हर बच्चा, हर दूसरा तीसरा बच्चा जो है वो इसमें फॉल कर रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं, हम कैसे नॉर्मल हेल्थी सेहतमंद बच्चे जो हैं उनको परवान चढ़ा सकते हैं, और दूसरा ये कि ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल और हेल्थी होते हैं, इनको भी बिल्कुल एक अलग से जो जज करना जो है वो भी कोई बहुत नॉर्मल बात नहीं है, जिसके ऊपर मैं मुसलसल इंसिस्ट कर रही हूँ कि कोई नया ये मसला पैदा हुआ है या ये पहले से चलता चला आ रहा है। तो हम अगर हिस्ट्री में जाएँ तो अभी हमने जो पहली गुफ्तगू की उसमें पता चला बहुत सारे जो एब नॉर्मल काम करने वाले लोग थे वो वही थे जो एक्स्ट्रा एबल्ड थे, या कह लें कि लेस एबल्ड थे, आप इसको जिस तरफ भी डालेंगे, बट दे डिड समथिंग विच वाज नॉट नॉर्मल, विच वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था डॉक्टर राजा इमरान से, जो कि चाइल्ड फिजिशियन है, कि डॉक्टर साहब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हम समझते हैं कि हम तो ऑर्गेनिक खा रहे हैं, हम तो घर की रोटी खा रहे हैं, हम तो जी चावल खा रहे हैं, हम तो घर में बना हुआ खाना खा रहे हैं, हम तो जंक नहीं खा रहे। जंक का मतलब यही है कि बाहर से बना हुआ आपने जो तले हुए खाने ले लिए, ये भी तो GMOs हैं, तो ये भी तो जंक है। ऐसे ही बिल्कुल। तो अब इसके असरात भी तो आ रहे हैं, क्या करें फिर? देखें, फिर वही बात है कि एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द न्यूट्रिशन। देखिए, मेडिकल साइंस ये कहती है, अब मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर 2 डिप्लोमास किए हैं, कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि आप बच्चों को मल्टीविटामिन दें, आयरन दें, आप फलां न्यूट्रिशन दें। बेसिक डाइट पे बात की जाती है। सबसे जो बेसिक डाइट एक बच्चे के लिए क्या है पैदाइश के बाद, वो है मदर, माँ का दूध। अब अगर मुझे पूछे ना तो मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस में आपको डाटा दे सकता हूँ कि मोर देन 50% मदर्स दे डोंट ब्रेस्ट फीड, मोर देन 50%। एंड द रीज़न इज़ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, फैमिली प्रेशर्स, प्रायोरिटीज़। सबसे जो बड़ा मसला प्रायोरिटी है। आपने बात की ना कंसेप्शन की, एक माँ को पता है कि मैं माँ बन गई हूँ, तो किस चीज़ की तैयारी करती है? देखिए, उसको तैयारी करनी चाहिए ना, जैसे आपने बात की कि उसको प्लान करना चाहिए कि मैंने अपना ये टाइम कैसे गुजारना है, जो गैर ज़रूरी स्ट्रेस है वो नहीं लेनी। एक ही तो जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने माँ की लगाई है। देयर इज जस्ट वन मेंशन्ड इन द कुरान, 2.5 साल तक तुमने दूध पिलाना है। नहीं पिलाती। मैं आपको ये बताऊँ, अनफॉर्चुनेटली है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम ना बात करते हैं वेस्टर्न स्टडीज़ की, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती। वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और, कल्चर कुछ और, लोग कुछ और, रिसोर्स कुछ और। आप एक US की स्टडी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं, UN की स्टडी, UK की स्टडी आप पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है। किसी स्टडी में ये है कि माँ का दूध जो है नहीं पिलाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई 2 वीक्स बैक बुनेर गया, ये जो अभी फ्लड में था, आप बिलीव करें 90% मदर्स देयर दे आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। हालांकि हमें ये लगता है कि ये जो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो तो कराती है अपना फीड, नॉन वर्किंग जो वुमेन है जो घर में तो कराती है अपना तो फीड होगी। तो ये यहाँ पे इकोनॉमी ख़त्म हो गई है। यहाँ मैंने उस दिन भी आपको कहा ना कि ये पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है, कि पढ़ी लिखी माँ है और ये अनपढ़ माँ है, ये काम करने वाली माँ है। वहाँ पे 90% मदर जो मैंने देखी हैं, कोई अराउंड 300 बच्चा मैंने देखा है, और मैंने रिकॉर्ड किया है कि 90% मदर दे डोंट ब्रेस्ट फीड। फार्मूला मिल्क या गाय भैंस का दूध, फार्मूला मिल्क या गाय भैंस का दूध, वो अपना फीड नहीं करा रही। रीज़न कि बच्चा पैदा हो गया, उसको किसी बंदे ने घर में बिठा के नहीं समझाया कि बेटा इसको तुमने अपना फीड कराना है। अच्छा, फीड कराना कैसे है? 6 बंदे बैठे हैं, गप्पे लगा रही हैं, वो फीड करा रही है। भाई, दिस इज नॉट द वे। आप मोबाइल बंद करें, टीवी बंद करें, आप फैमिली को थोड़ी देर छोड़ दें, बच्चे को फीड करानी है, आराम से बैठे जाके बच्चे के साथ अटैच हो। कैसे कुदरत आपको दूध नहीं देगी और आपका बच्चा आपके साथ। अच्छा, फिर देखें ना, आपका बच्चा सीख रहा है, माँ के पेट में सीख रहा है, तो पैदाइश के बाद नहीं सीखेगा। आपके बॉडी से वो कितनी पॉजिटिविटी लेगा जब आप उसको अपने साथ अटैच करेंगे और आप बिल्कुल स्कूल में बैठेंगे कि मैंने फीड कराना। देन वी टॉक अबाउट वीनिंग। न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल है। हमारी वीनिंग शुरू कहाँ से होती है? रस खिला दें, ब्रेड खिला दें, बिस्किट खिला दें, फलां चीज़ खिला दें, मतलब वीनिंग स्टार्टिंग यहाँ से होती है। आप बच्चे को होममेड डाइट दें, नेचुरल जो मर्जी आप दें, जो फोर्टिफाइड है। वो क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें फोर्टिफाइड है, आप वही चीज़ को घर में दें। अच्छा, जो 1 साल का बच्चा है उसको आप फीड कम करें, 70% फीड कम करें, आप खाने पीने की तरफ चले जाएँ। यहाँ पे जो फार्मूला मिल्स हैं या माँ अगर दूध पिलाती भी है, वो साल के बच्चे को भी 10-10, 12-12 दफ़ा दूध पिला रही है, उसकी न्यूट्रिशन ही पूरी नहीं हो रही। अच्छा, फिर एक दफ़ा खाना बना के रख दिया, उसको फ्रीज़ किया हुआ है, उसको देखिए ना वार्म कर रहे हैं बार बार आप ओवन में या आप चूल्हे पे,
तो उसकी न्यूट्रिशन कहाँ चली जाती है? जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं वो आपको पता है, मुझे पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है न्यूट्रिशन के हवाले से। उसको जब तक हम 1 घंटा कुक ना करें हमें मज़ा ही नहीं आता। आपने न्यूट्रिशन तो पहले ख़त्म कर दी है, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो आपने उसको फ्रीज़ करके ख़त्म कर दी है। फिर आप बाज़ार की जो फ्रीज़ चीज़ें हैं वो फ्रीज़ करके वो खा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ फ्रिज होना ही नहीं चाहिए। सही ठीक है ना, मैं जितना मर्जी बिजी हूँ, खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? सही। मैं खाना बनाऊँ, दूसरे टाइम बनाऊँ, खाऊँ और ख़त्म करूँ, नया बनाऊँ। सेम अगेन आप बच्चे को फ्रेश चीज़ें बना के दें। देन आपने बात की जंक फूड की, ये जो मैं घर में उसको खिला रहा हूँ ये भी तो जंक फूड ही है, बल्कि उससे ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, आप चूँकि चाइल्ड फिजिशियन है ना, तो आप बच्चे के हवाले से ही बात करें, लेकिन बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये जो है ना कि बच्चा पैदा हुआ है तो इस साल अभी इस तारीख को पैदा हुआ, मैं चाइनीज़ हूँ इस मामले में। आई बिलीव कि जिस दिन आपने कंसीव किया है, अल्लाह ने आपको माँ बना दिया है, उस दिन वो बच्चा उस दिन वजूद में आ गया है। उसका एक जो है बॉडी, मतलब उसमें सोल नहीं है मगर उसकी एक फ़िज़िकल बॉडी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और वो ग्रो कर रही है। एनीवे, तो उसमें मदर्स की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ जो है वो खाए कि जो बहुत अच्छा हो। अब इसमें आपने माहीन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की थी कि जी स्ट्रेस जो है ना उसको मैनेज करना चाहिए। मुझे बताएं कि वैसे भी प्रेगनेंसी का अपना भी बहुत स्ट्रेस होता है, फियर ऑफ, हमें मालूम नहीं है, हमारी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो बड़ी तब्दील हो रही है, हमें भी नहीं मालूम कि कैसे होगा क्या होगा। लोग हमें मुख्तलिफ़ किस्म की, हर बंदा एक नई कहानी सुनाता है, पता भी नहीं है किसकी बात माननी है क्या सुननी है। इट इज़ ऑलरेडी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, फिज़िकल स्ट्रेस जिससे बॉडी गुजर रही। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ये भी ऐड हो जाए कि कोई ताने भी हों, कोई शक भी हो, कोई घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी हो, कोई अनहैप्पी इन्वायरमेंट भी हो, कैसे एक माँ हैंडल करे? अच्छा फ़रा, सबसे पहले तो ये कि हमने अपने ऊपर ना गैर ज़रूरी स्ट्रेस और गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने ऊपर उठाई नहीं है। ठीक है, अब अगर एक ऐसी फ़ीमेल की हम बात करते हैं जो इन लॉज़ में रहती हैं और प्रेगनेंसी भी है, फिर घर के काम भी हैं, फिर उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो और चीज़ें भी, हम इन पे सारी चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे चीज़ तो ये कि आप देखें, सबको खुश खुदा भी नहीं रखता। ठीक है, हमें इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम सबको खुश नहीं रख सकते, चाहे आप जितना मर्ज़ी कर लें। सेकेंडली, जो फ़ीमेल है जब उसकी शादी होती है, वो जाती है, तो फ़र्स्ट उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि जो मैं देख रही हूँ, जो लोग हैं, कुछ होते हैं जो खुश होते हैं, कुछ अप्रिशिएट करते हैं, कुछ नहीं करते, तो आप अपने आप को उसमें क्यों थका रहे हैं जो अप्रिशिएट नहीं करते? ठीक है, आप अपने हर काम में, अपने हर स्टेप पे सिर्फ बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करें तो एक सिर्फ रखें, अपना एक स्टैंडर्ड रखें कि जो काम भी मैं कर रही हूँ क्या इससे मेरा खुदा तो नाराज़ नहीं होगा, ठीक है, मेरा अल्लाह तो इससे नाराज़ नहीं होगा। दैट्स इट। आप अगर किसी ने आपको जो है गलत समझना है तो आप सारा दिन उल्टा भी लटक जाए ना तो वो आपको गलत ही समझेगा। तो इसमें फिर ऐसे लोगों के लिए अपने आप को थकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, इस दूसरी चीज़ ये कि हम लोग, हमारी जो फीमेल्स हैं वो क्या करती हैं, उनके पास पूरे दिन में खाना बनाने का टाइम है, शौहर की खिदमत का टाइम है, हर चीज़ का टाइम है, अपने लिए कोई टाइम नहीं है। आप पूरे दिन में कौन सा 1 घंटा अपने लिए स्पेयर कर रही हैं कि जिसमें आप कोई, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप कोई बुक रीडिंग कर रही हैं, आप कोई अपने शौक़ का काम कर रही हैं, कुछ को जो है वो सिलाई कढ़ाई का शौक़ होता है वो सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, कुछ को अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ बना के एक अपने आप को प्रोटोकॉल दे के खाने का शौक़ होता है, बट हम नहीं करते ऐसा। ठीक है, हम लोग सारा दिन दूसरों के उसमें भागते रहते हैं। तो मैं ऐसी फ़ीमेल्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पे जितनी भी जिम्मेदारियाँ हो, अगर आप प्रेगनेंसी में भी हैं तो आप एक जो है ना अपने लिए कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें। ठीक है, ये आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करेगी ये चीज़, क्योंकि आप घर में कोई भी काम कर रहे हो ना, आपके ब्रेन में जो थॉट्स चल रही हैं ना, उसने मुझे ये बात कही, इसने मुझे, वो वैसे ही चल रही थी। ये आप एक रोबोटिक वे में चीज़ें कर रहे हैं, आप उसमें मेंटल एफर्ट तो ऐड नहीं कर रहे कि हम वो जो थॉट्स हैं वो आपकी चलती रहेंगी। तो ये थॉट्स जो हैं हमने इनको ब्रेक करना है। सही। हमने उस जो आपने मसल्स को, यहाँ पे ब्रेन मसल्स को आपने टेंशन दी हुई है, हमने उनको रिलैक्स करना है। ठीक है। सेकेंडली, अब जब डिलीवरी हो गई, जैसे आप सर ने बात की ब्रेस्ट फीडिंग की, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है और पेशेंट्स भी आते हैं कि आप जैसे सी सेक्शन का बहुत रेट ज़्यादा हो गया, सिजेरियंस हमारे ज़्यादा हो रहे हैं नॉर्मल डिलीवरीज की जगह। तो वहाँ पे क्या होगा कि 3 दिन अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल में है, 3 दिन उसके गिर्द 4 लोग बैठे रहेंगे, बट कोई भी उसको हेल्प आउट नहीं करेगा उस बच्चे को फीड कराने में। अब उसको स्टिचेस लगे हुए हैं, भाई आप 4 औरतें बैठी हैं, आप और गप्पे मार रही हैं। हाँ, गप्पे मारी, और वो फिर उस फीमेल का भी क्या होगा, मैं घर जाऊंगी, मैं नहाऊंगी धोऊंगी, फिर मैं इसको फेड करूंगी। 4 बताएं वैसे 10-15 तो आराम से होते हैं। वो अगर आप सख्ती भी करें तो 4 तो होंगे। तो वो फिर उसमें एक है, भाई आप उसको हेल्प आउट करें, आप एक कोई बच्चे को यूं पकड़े हो, वो फीड करा ले आराम से। नहीं, आप पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। हाँ, exactly। सेलिब्रेशन नहीं चल रही है, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है एक नए इंसान की ज़िंदगी
शुरू हो रही है, एक औरत एक बहुत बड़े मरहले से गुजरी है, यू आर देयर टू हेल्प। हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम तशरीफ़ ले जाए वहाँ से, कि वो कम से कम और खुद ही कर लें 3-4 दिन बाद जब वो घर जाएंगी तो आपको क्या लगता है कि वो मदर फीड फिर उस क्वांटिटी से आएगा? फिर कहेंगे जी बच्चे को हमारा दूध पूरा नहीं होता इसलिए हमने नहीं पिलाया। तो ये बहुत जैसे ही आप देखें, अगर बाहर के मुल्क में भी अगर आप देखें, वो बच्चे को फर्स्ट फीड है जिसको हम घुट्टी कहते हैं, वो देते ही मदर फीड है, उसके अलावा वो कुछ देते ही नहीं। वो कहते हैं जी मदर फीड ही देना है। तो हम लोगों का ये बड़ा इशू है, हम कहते हैं जी नहीं उसको पूरा नहीं हो रहा, ये नहीं है। सेकंड चीज़, जब आप डिलीवरी हो गई, बच्चा आ गया, ठीक है, फिर मदर ने, आप देखें जैसे अभी आपने बात की कि अल्लाह ने औरत के ज़िम्मे लगाया ही है, इसी तरह जैसे ब्रेस्ट फीड का, इसी तरह अल्लाह ने औरत के ज़िम्मे ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं वो फ़र्ज़ की हैं। एक मैरिड के वो शौहर की गैर मौजूदगी में उसके माल और इज़्ज़त की हिफाजत करें, सेकेंडली उसकी औलाद की तरबियत करें। अब अगर आप अपने सिनेरियो में देखें, अपने कल्चर में देखें, तो औलाद की तरबियत को हमने कहाँ फेंका है? सारे काम करने के बाद बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, आप ये देखते रहें, उसका खाना बना लिया, ये कर लिया, कपड़े धो लिए, सब कुछ कर लिया। औलाद की तरबियत कहाँ है? औलाद के साथ आपने कहाँ टाइम गुजारा? आपने कहाँ उनको ये चीज़ बताई? पता है यहाँ पे फिर वो एक रिलीजियस डिबेट आ जाएगी कि जी अल्लाह ताला ने तो फिर औरत की ये जिम्मेदारी नहीं लगाई कि वो बर्तन काम करे, वो तो फिर उसकी तो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे पूरा करे अगर उसे इतनी सारी चीज़ें। मैं फ़र्ज़ की बात करूँ जिसकी हमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बाकी वो फिर और चीज़ें, फ़र्ज़ तो ये 2 ही हैं जो कुरान में शो किए गए। तो इसलिए इसमें आपको जो है ना औरत को ये सोचना चाहिए कि औलाद की तरबियत एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर अल्लाह ने उसका जिक्र भी किया है कुरान पाक में तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम लोग इस ज़िम्मेदारी को हमने पता नहीं कहाँ ही जो है वो कर दिया, हम लोग बाकी चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं। तो यही वजह है कि अब एक यहाँ जैसे हम ऑटिज़म की अगर जैसे आप बात कर रही हैं, तो ऑटिज़म में भी अब एक अगर जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, अब हर किसी की इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो बच्चे को जाके एक ऑटिज़म वाले सेंटर में वहाँ पे एडमिशन दिलाएं, वहाँ पे काम करें, वो सारी चीज़ें, इतने रिसोर्सेज नहीं है। आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, आप बच्चे को कैसे डील करेंगे? आपका बच्चा अगर ऑटिस्टिक है तो आप कैसे डील करेंगे? कैसे करें? अच्छा, इसमें ये है कि ये जो स्क्रीन टाइम है उसका वो कम करें। माँ जो है, जब आप काम भी कर रही हैं तो आप बच्चे के साथ अपनी कम्युनिकेशन रखें, ठीक है, आप उसको कम्युनिकेट करें। जैसे आप किचन में काम कर रही हैं, बच्चा छोटा है, आप उसको किचन में अपने साथ बिठा लें, कोई स्पून, कोई इस तरह की चीज़ उसके हाथ में दे दें। फिर जब आप साथ साथ खाना बना रहे हैं, आप साथ साथ उससे कम्युनिकेट करें, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ बात करें और देखें कि वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आप ख़ास तौर पे जब रात होती है, जब आप बेड टाइम बच्चे का होता है, उस वक्त आप बच्चे से कम्युनिकेशन करें, आप उसको कुछ स्टोरीज सुनाएं, कुछ ऐसी कुछ उसके साथ प्ले टाइम रखें अपना। इतना टाइम तो हर मदर निकाल ही सकती है लिमिटेड रिसोर्सेज में भी। सही। तो ये चीज़ आपने ये कॉन्सेप्ट होता था कि बच्चों को लोरी दिया करते थे या बेड टाइम स्टोरीज होती थी, आपको लगता है साइकोलॉजिस्ट कि ये प्रैक्टिस हमारी फैमिलीज में अब है? अब तो बहुत कम है, नहीं अब तो बस मोबाइल दे दिया और देखते देखते बच्चे सो गए, है ना। आपको लगता है कि ये जो हमने वो सुना था कि माएँ कहानियाँ सुनाती हैं, वो हमने भी सुनी हुई हैं लिहाफों में या बिस्तर में लेट के, या लोरी देती थी, सुनाती थी, थपकना होता था एक बाकायदा, तो ये चीज़ें जो हैं ये अब हैं इन यंग मदर्स अब में? बहुत सी मदर्स ये सब प्रैक्टिस नहीं कर रही, लेकिन ये बहुत एक हेल्दी प्रैक्टिस है अगर ये किया जाए, क्योंकि मैंने जो स्टडी की है, मुझे एक जगह मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी कि जो हम लोग रात को सोच लेके सोते हैं, हम सुबह उसी सोच के साथ उठते हैं। तो अगर एक बच्चा स्क्रीन देखता हुआ सो रहा है, मतलब वो सो जाएगा, वो सुबह उठते साथ उसको माइंड में वो राइम ही चल रही होगी। अगर वो वर्बल भी है तो वो सुबह उठते साथ व्हील्स ऑन द बस, राउंड एंड राउंड, मतलब वो वही सब कुछ करेगा। सेकेंडली, अब मदर्स की ये बात आती है, मैं इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगी कि हमारी फैमिलीज़ में मदर्स तो हैं। अब हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में शायद जॉइंट फैमिली भी नहीं है, तो लेकिन हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, हम लोग जॉइंट फैमिली को बहुत प्रमोट करते हैं। तो एक मदर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डोंट यू थिंक कि उसमें हमारे एक पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मदर किसी जगह पे बिज़ी भी है, मैं बहुत अक्सर ये बात करती हूँ कि मदर किसी जगह पे बिज़ी भी है, आपके ही घर के काम में बिज़ी है ना, या वो किचन में है, या वो लॉन्ड्री में है, या वो कोई भी काम कर रही है, तो क्या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चे से स्क्रीन कुछ टाइम के लिए लेके उसको इंगेज कर ले? ट्रू। तो अगर हमें ये चीज़ें भी, ये फैक्टर्स भी हाईलाइट करने होंगे
होंगे होंगे। रादर देन हाँ। कि हम कि वो एक नाना सिर्फ नानी एक- वो दादा जी, दादी कहाँ गए कि एक- जो बच्चों को जी, जी। पालने में एक पूरा उनका किरदार इट होता टेक्स था। अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, नॉट ओनली मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग अगर एक इस भी फैक्टर की तरफ आएँ कि हमारी एक जॉइंट फैमिली जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें एक चाचा की भी, एक ताया की भी, एक पुप्पो की भी, एक दादी नानी, मैं दादी नानी खाला मामू इन सबको मैं प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ कि वो सबको एक फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ों में। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी माहीन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात की, सिजेरियन जो बच्चे आते हैं मदर्स जो सिजेरियन सी सेक्शन से पैदा हुए होते हैं, जो नॉर्मल पैदा हुए होते हैं, एज चाइल्ड फिजिशियन क्या फ़र्क देखते हैं आप दोनों बच्चों में? ठीक है, सबसे पहले तो आपने उसको जो नॉर्मल इम्यूनिटी उसमें लेनी थी ना वो ख़त्म कर दिया आपने। कुदरती निज़ाम ये रखा है कि जो बर्थ कनाल है ना उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं जो बच्चा उस डिलीवरी के दौरान वहाँ से ले रहा है। अब तो दुनिया में बात ये होती है, इस चीज़ के ऊपर स्टडीज़ हैं कि अगर एक बच्चा सी सेक्शन जो है तो आप मदर की जो बर्थ कनाल है उसको स्वैब लेके तो बच्चे के मुंह पे वॉश करें ताकि जो उसने मिस कर दिया वो अचीव कर ले। ठीक है, वो जो एक नॉर्मल बर्थ कनाल की इम्यूनिटी है ना वो उसने ख़त्म कर दी। ठीक है, सी सेक्शन से बच्चा हो गया तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ड्रॉप हो गई। दूसरी चीज़ फिर उसके बाद जो महीने में बात की कि लेकिन एज चाइल्ड फिजिशियन जब आप देखते हैं तो दोनों बच्चों की फिजियोलॉजी में कोई फ़र्क देख रहे होते हैं आप, या उनके इम्यूनिटीज़ में, या कौन से बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, कौन से ज़्यादा सेहतमंद होते ये हैं? मुश्किल जो टेक्निकल सवाल इसलिए है कि इसके ऊपर जब तक कोई स्टडी ना की जाए इस तरह बात करना थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन दुनिया में जो स्टडीज़ हैं वो ये हैं कि डेफिनेटली जो बच्चे नॉर्मल डिलीवर होते हैं दे हैव मोर कॉग्निशन एज़ कम्पेयर टू दोज बच्चे के जो सी सेक्शन से होते हैं। जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं इसमें बहुत सारी स्टडीज लिटरेचर भरा पड़ा है कि उनमें पहले 2 साल में बहुत कम बीमारियां देखी गई हैं। जो सी सेक्शन से होते हैं उनमें बार बार कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इलनेसेस, क्या ऑटिज्म का कोई ताल्लुक सी सेक्शन से कहीं है? इसके ऊपर आई डोंट थिंक मैंने कोई स्टडी ऐसी नहीं देखी। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जो बच्चे सी सेक्शन से होते हैं या नॉर्मल होते हैं, मैंने इस पर एक स्टडी जो है वो पढ़ी थी। उसमें ये था कि NICU में जो हमारा न्यूनेटल ICU होता है उसमें जो सी सेक्शन के थ्रू बच्चे होते हैं उनकी रेशो ज़्यादा है बजाय उसके जो नॉर्मल से होता है। यानी जो बच्चे नॉर्मल उसमें है, जैसे सर ने कहा इम्यूनिटी क्या है, नॉर्मल से अगर आपके बच्चे हो तो उनकी रेशो NICU में कम है, ठीक है, उनकी ज़्यादा है जो सी सेक्शन से होता है। सही, तो यही एक इंडिकेटर काफ़ी है हमें बताने के लिए कि फौरी तौर पे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जिस पे हम बात कर रहे हैं, अब इस स्पेक्ट्रम पे आपके पास जब कोई बच्चा आता है तो फिर आप उसमें क्या मसाइल हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं और उनको कैसे फिर आप सजेस्ट करते हैं हैंडल किया जाना चाहिए? देखिए, मैं तो अपने सारे कोलीग्स को भी यही कहूँगा कि बीइंग अ फिजिशियन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आप मरीज़ को टाइम दें। देखिए, अल्लाह ने मुझे एक काम के लिए पैदा किया दुनिया में। अगर मैं डॉक्टर हूँ, अल्लाह ने सबसे जो है ना वो ये मुआज़्ज़ज़ पेश है। एक मरीज़ मेरे पास आता है, वो नज़ले ज़ुकाम के साथ आता है, वो डायरिया के साथ आता है, वो दैट डजंट मैटर। ठीक है ना, फार्मेसी भी जाके के नज़ले ज़ुकाम की दवाई दें तो वो भी दे देगा। मेरे और फार्मेसी के बंदे में क्या कमाल है। मेरे पास एक मरीज़ आता है तो मैं उसको टाइम दूँ। पहले मैं खुद बैठ के देखूँगा मैं एक मरीज़ कितनी देर में देख सकता हूँ। अब मैं 150, 200 मरीज़ अगर देखूँगा तो मैं कैसे किसी को बताऊँगा इसको ऑटिज़म है या नहीं है। तो पहले तो हमें पाकिस्तान में इस चीज़ प्रैक्टिस को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हम कम पेशेंट्स देखें, उतने देखें जितने देख सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकें। सेकेंडली ये कि जब मैं उस बच्चे को एग्जामिन कर रहा हूँ ना तो मैं तो मेरी रूटीन है कि दरवाजे से जब बच्चा एंटर होता है और फैमिली एंटर होती है ना तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि एक्सपीरियंस भी वक्त के साथ आपको हो जाता है। जिस तरह देखें ना आपका माशाल्लाह तो वो वास्ट एक्सपीरियंस, तो आपको कैमरे से इन चीज़ों से कभी मसला ही नहीं होता। जब मैं आपको कहूँ तो मैं जब फैमिली एंटर होती है ना तो मुझे कोई अगर आप पूछें ना तो 20 सेकेंड में आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे का बिहेवियर क्या है, ये फैमिली क्या है, इनका आपस में आई कॉन्टैक्ट, ये अंदर कैसे आए हैं, बैठे कैसे हैं, ये दादा दादी कैसे हैं, पुप्पी कैसी है, इनका पैनिक कैसे हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का पहले ही आइडिया हो जाता है। अच्छा, फिर जब एग्जामिनेशन के दौरान मैं देखता हूँ ना कि बच्चा लेट्स सपोज कफ फ्लू के साथ आया, तो कफ फ्लू तो मैंने नहीं देखना, वो तो मैंने देख लिया है कि लेट्स सपोज ये वायरल है, बैक्टीरियल, तो मैंने दवाई लिखनी है। अब उस दौरान हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चा क्लिनिक में कर क्या रहा है। एक नॉर्मल बच्चा शुड नॉट बी टू मच हाइपर एक्टिव। वो जो आपने बात की ना हाइपर एक्टिविटी की, बच्चे हमेशा हाइपर एक्टिव होने चाहिए, दिस इज़ वेरी गुड, लेकिन वो उतना हाइपर एक्टिव हो जो कंट्रोलेबल हो। सही, अगर उसके स्कूल से शिकायत आ रही है कि वो बैठता ही नहीं है, अगर आप उसको एक पेज की स्टोरी देते हैं और वो स्टोरी 10 दफ़ा उठ बैठ के पढ़ता है तो दिस इज़ एबनॉर्मल। वो मेरे क्लिनिक में अगर चेयर पे चढ़ रहा है और ऊपर चढ़ रहा है, काउच पे नीचे उतर रहा है, मेरा पेन नीचे फेंक रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है इसको मुझे पूछने की ज़रूरत है माँ बाप से कि घर में क्या बिहेव करते हैं। सेकेंडली कि फैमिली से फिर मुझे हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है कि 2 साल का बच्चा बातें ठीक करते हैं,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो मेरे साथ तो नहीं बोल रहा, अगर मैंने नहीं पूछा, फ्लू कफ के दौरान वो आया और बातें नहीं करता और मैंने मिस कर दिया तो वापस चले जाएंगे, उनके लिए नॉर्मल सी बात है कि देर से बोलता है। और सबसे बड़ी जो अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि हम अपने जो एक्सपीरियंस है ना वो बच्चे पे मरीज़ पे थोपते हैं कि जिसकी खाला ने कहा है कि मेरी नानी भी देर से बोली थी, दादा ने कहा मेरे भाई तो 6 साल की उम्र में बोले थे। ये नहीं करना चाहिए। फिर मैं जब फैमिली से हिस्ट्री पूछता हूँ और जब मुझे कोई चीज़ डाउटफुल लगती है, अब ये मेरा काम नहीं है, अच्छा मैं इसको अनफॉर्चुनेट लेबल कर देता हूँ। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसे बहुत सारी हमारे पास गायनी के पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड कराया तो वो रेडियोलॉजिस्ट ने कहा कि तुम्हारे बच्चे के साथ तो ये मसला है, तुम तो प्रेगनेंसी ज़ाया करा दो। अब ये रेडियोलॉजिस्ट का काम नहीं है, मेरा ये काम नहीं कि मैं किसी मदर को ये कहूँ कि तुम्हारा तो बच्चा ऑटिज़म है, इसको क्यों कि वो जब यहाँ से निकलेगी तो आप सोचें उसके ऊपर कौन सा पहाड़ गुजरेगा और फैमिली के ऊपर कौन सा पहाड़ गिरेगा। हाँ, मेरा ये काम ज़रूर है कि मैं उनको इस बात पे माइल करूँ कि देखिए मुझे इस बच्चे में ना थोड़े बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें मेरे मुताबिक ठीक नहीं है, आप बताएं आपका क्या ख्याल है। अच्छा, मैंने ये देखा कि 75% ऑफ द पेरेंट्स वो ये कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप तो ठीक कह रहे हैं, ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की लेकिन हमने इसको नोटिस नहीं किया, हमने इसको वैल्यू नहीं दी। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ जी कि अब आप इस तरह करें, अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ अपने चेकअप के लिए, डॉक्टर मुझे कहता है कि डॉक्टर इमरान आप तो बिल्कुल ठीक हैं, तो आई शुड बी मोर देन हैप्पी। मैं उसको जाके थोड़ी कहूँगा मैं तुम्हारे पास आया था तुमने मुझे क्यों कहते ठीक है, तो आप जाके साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं इसको। क्यों कि साइकोलॉजिस्ट भी ना देखें, माहीन बैठी है, माहीन 15 मिनट में 10 मिनट में तो नहीं आपको बता सकती, वो 60 मिनट्स का 90 मिनट्स का एक सेशन लेंगी, उसके बाद वो आपको बताएंगी यस मुझे डाउट है इसके ऊपर। देन इनका अपना एक स्कोरिंग चार्ट्स हैं, उसके ऊपर प्लॉट्स करेंगे, शायद असेसमेंट में 3 दिन लग जाएं, देन दे विल बी एबल टू टेल यू कि यस योर चाइल्ड हैज़ ADHD, अच्छा फिर ऑटिज्म है, उसके 7 टाइप्स हैं, वो किस टाइप में फॉल करते हैं, उसके साथ करना क्या है आपने, कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो मुझे असेस करके उनको बताने की ज़रूरत है और डिक्लेयर नहीं करने की ज़रूरत, लेबल करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा है ना, जब ये इस प्रोसेस से आप गुजरी थी, ये प्रोसेस कैसा है जैसे कि पेरेंट्स को या बच्चों को गुजरना पड़ता है जब आइडेंटिफाई होता है या तशखीस होती है कि उसको मसला क्या है और कितना है? जी जी, ये आसान है? ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, इसी वजह से कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस डॉक्टर के पास जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पीड्स के पास चली गई, डॉक्टर इमरान ने बहुत अच्छी बात की है कि वो उसको लेबल नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक सिम्टम्स को कर सकते हैं कि हाँ ये सिम्टम है, लेकिन वो डायग्नोज नहीं कर सकते उस चीज़ को। डायग्नोसिस के लिए मुझे पहले तो मैं बहुत सारे मतलब 2-3 मंथ्स या 5-8 मंथ्स तक जाती रही और वो डायग्नोसिस नहीं होता था, वो सिर्फ एलर्जी या मल्टीविटामिन्स कि आप ये ले लें हो जाएगा ठीक। लेकिन फिर मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया एक न्यूरो डेवलपमेंटल पीड्स का। तो हमारा जो काम होता है फर्स्ट एक डॉक्टर को चेक करवाने के बाद एक न्यूरो डेवलपमेंटल डॉक्टर के पास जाने का, ताकि वो ये सब चीज़ें जो हैं असेसमेंट करें उस चीज़ की और वो राइट वे हमें वो थेरेपीज़ बताएं कि हमारे बच्चे को कौन सी थेरेपीज़ की नीड है। अब यहाँ पाकिस्तान में हमारे बहुत सी प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं आप इसका जो है इसको कैमल मिल्क पे ले आएँ, आप इसका दूध काऊ मिल्क बिल्कुल ऑफ़ करवा दें, आप इसको जो है CT स्कैन MRI, वो भी एक राइट डिसीजन है अगर हम लोग वो चीज़ें उन चीज़ों की तरफ जाते हैं। बट एट दी एंड जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मेरा बेटा 6 साल का हो चुका है, तो मैंने 6 इयर्स के एक्सपीरियंस में इस जर्नी में यही देखा है कि एट दी एंड जो आपको इफ़ेक्टिव है वो थेरेपीज़ हैं। थेरेपी बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत सी पेशेंस चाहिए होती है पेरेंट्स को, ऐसा नहीं कि वो एक जादू की छड़ी है और बस 1-2 मंथ्स के लिए थेरेपी ली बच्चे ने और वो ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि फिर इवेंचुअली आपने साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है, तो फिर आप पहले ही चले जाएं? नहीं, वो अवेयरनेस है ना वहाँ पे कि हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है। डॉक्टर रेफर अ साइकोलॉजिस्ट, बीच में आपको न्यूरो डेवलपमेंटल किसी चीज़ की ज़रूरत है? अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहाँ न्यूरो डेवलपमेंट में लोग हैं ही नहीं जी। अगर हम स्पेशलाइज बात करें तो देयर आर पाकिस्तान में मुझे कहें तो देयर आर 4-5 डॉक्टर्स, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जो न्यूरो डेवलपमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। अब देखें ना उन 5 लोगों को हर बंदा तो नहीं दिखा सकता, ठीक है, डेफिनेटली यू हैव टू गो टू सम साइकोलॉजिस्ट। हाँ, जो साइकोलॉजी के लोग हैं, डिफरेंट इदारे हैं, जैसे इकरा का अपना सफ़र किया, इन्होंने अपना एक इदारा बनाया, अब वो सर्व कर रही हैं, तो इन लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ उसको जस्टिस करें, बिजनेस ना बनाएं। आप जस्टिस करें कि इफ़ अ पेरेंट्स कम टू यू तो आप उसको कारोबार की नीयत से ना देखें, आप अपने साइकोलॉजिस्ट अपनी टीम को कहें इसको असेस करें एंड ट्राई टू हेल्प देम आउट कि आपने कैसे उसको हेल्प करना है। बिल्कुल सही। लो अब हम हेल्प वाले पार्ट के ऊपर चलेंगे और फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।
फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ